आपने एक शेर सुना होगा। यह शेर है, वो जंगल वाला शेर नहीं, शेरो शायरी वाला शेर। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो आज आपको बर्फ बनने तक हौसला बनाए नहीं रखना है, उतना इंतजार नहीं करना है। मैं आपको छलनी में ही पानी रोक कर दिखाने वाला हूँ। और हाँ, अगर शेर अच्छा लगा हो तो वाह वाह जरूर लिखिएगा। ये देखिए, ये एक छलनी है और इस टब में मैंने पानी ले लिया है और ये एक गिलास है और मैं ये दिखा रहा हूँ अभी कि ये छलनी ही है। देखिए, ये पानी जो है सो इससे गुजर जा रहा है, लेकिन मैंने जो अभी वादा किया था कि मैं छलनी में पानी को रोक कर दिखाऊंगा और आपको बर्फ बनने का भी इंतजार नहीं करना है। तो आइए एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। इसमें मैंने पानी भर लिया है और इसमें मैंने इस पानी को पलट दिया है। अब ये देख सकते हैं आप, देखो छोटी। अरे वाह, ये कैसे हुआ? ये हुआ पानी के सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह नजदीक लग दिखा। ये देखिए, ये जाली के ऊपर गिलास में पानी है और ये उल्टी गिलास है। आप देख सकते हैं इधर से भी, इसे मैं इधर उधर भी कर रहा हूं तो भी पानी गिर नहीं रही है। ठीक है, और इसमें मैं प्रिक करके भी दिखा देता हूं। कहाँ है पेन? ये देखिए, जब मैं इसमें पेन को अंदर डालने की कोशिश करता हूं तो एक दो बूंद पानी नीचे गिरता है और जब ऐसे ही नॉर्मल पोजीशन में रहता है तो इससे कोई भी पानी नहीं गिर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? पानी के वेरी गुड। ये सरफेस टेंशन क्या करता है, इस पोर्शन को वो ब्लॉक कर देता है एक्चुअली, जिसके वजह से पानी इसमें ठहर जाता है। तो ब्लॉक करने वाला काम जो है वो कौन कर रहा है? पानी कर रहा है। और वो क्यों हो रहा है? पानी के सरफेस टेंशन के वजह से। तो जैसा कि मैंने वादा किया था छलनी में पानी को रोक कर दिखाऊंगा, मैंने उस वादे को पूरा किया। अब मैं इस गिलास को जब मैं ऊपर उठाऊंगा तो देखिए क्या होता है। तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में सरफेस टेंशन का कमाल देखा, तो सरफेस टेंशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये वीडियो भी देख लीजिए। यह एक निडल है जो आप देख पा रहे हैं मेरी फिंगर पे रखा हुआ है, और इस निडल को मैं इस पानी की सतह पर तैराने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं कि यह निडल पानी की सतह पर तैरती है या डूब जाती है। इसे पानी की सतह पर बहुत ही धीरे से, बहुत ही प्यार से इसे नीचे रखना है। ये देखिए, यह अब पानी की सतह पर तैरने लगी है। आप देख पा रहे हैं यह सुई बड़े आराम से इस पानी की सतह पर तैर रही है। तो ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? यह पानी के सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा हुआ। तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि एक छोटी सी सुई पानी पर तैर रही है। आपने मच्छर और छोटे कीटों को पानी पर बैठे हुए देखा होगा, तो वह भी कैसे बैठ पाती है आराम से? वह भी सरफेस टेंशन की वजह से बैठ पाती है। इससे क्या होता है, वह जो तनी हुई झिल्ली, जो ऊपर जो सरफेस होता है पानी का, वह एक कैसा व्यवहार करती है कि तनी हुई झिल्ली, तनी हुई झिल्ली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा वो काम करता है। आप देखे होंगे इस वीडियो में कि जहां पे सुई रखी हुई है, जहां पे सुई रखी हुई है, मान लीजिए ये सरफेस है पानी का, और जहां पे सुई रखी हुई है वो सरफेस थोड़ा सा दब गया है, थोड़ा सा नीचे की ओर दब गया है, और ऐसा लगता है कि ऊपर एक लेयर है जो कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा काम कर रहा है और वह नीचे हल्का सा दब गया है। आप ध्यान देखें दिए होंगे कि जब मच्छर या कोई छोटा कीट पानी की सतह पर बैठता है तो जहां जहां पे उसके पैर होते हैं वहां वहां का पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर दब जाता है और दिखता है कि वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पे बैठा हुआ है। तो इस तरह का जो गुण है पानी का, स्थिर द्रव का वह गुण, जिसके कारण ये क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को छोटा रखना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है और एक तनी हुई झिल्ली के जैसा काम करता है,
तो यही गुण उसका क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको नोट कर लेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है टी, सरफेस टेंशन को किससे लिखेंगे, टी से लिखेंगे। टी इक्वल्स टू एफ बाई एल। एफ इज फोर्स एंड एल इज फॉर लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसका यूनिट क्या हो जाना चाहिए, तो इस हिसाब से यूनिट की अगर बात करें तो सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ है, यानी न्यूटन पर मीटर। ये कौन सा यूनिट हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया। और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में। अब इसी से हम फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, फोर्स का क्या होता है, एम ए, तो ए दैट इज एल टी माइनस टू बाई एल, एल का एल होगा, तो ये कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, एम एल जीरो टी टू द पावर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। इसको लिख लेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एम एल जीरो टी का पावर माइनस टू। किसी लिक्विड ड्रॉप यानी द्रव की बूंद जो होती है उसकी आकृति कैसी होती है, आपने देखा? अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो में देखें, तो है ना बिल्कुल जबरदस्त फोटो। इसमें क्या देखा आपने कि जो लिक्विड ड्रॉप है वो कैसा आकृति का है, वो गोल आकृति का है। तो क्यों होता है गोल आकृति का, हम जानते हैं सरफेस टेंशन का क्या प्रॉपर्टी है, वो सरफेस एरिया को छोटा रखना चाहता है। तो हम जानते हैं कि जो समान आयतन के लिए किस आकृति का सरफेस एरिया सबसे छोटा होता है, तो गोला का जो सरफेस एरिया है समान आयतन के लिए वह सबसे छोटा होता है। अगर घन रहेगा, घन के आकार का या घनाभ के आकार का या किसी भी आकार का, तो उसका सरफेस एरिया गोला के एरिया से बड़ा होता है। तो इसलिए क्या होता है, जो बारिश का बूंद होता है या कोई भी लिक्विड का ड्रॉप होता है उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो आइए जानते हैं कि वह सुई जो सतह पर तैर रही थी उसको उठाए रखने के लिए, उसे सरफेस पर बनाए रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा कि जहां पे सुई रखी हुई है वहां कि पानी का सतह कुछ नीचे की ओर दबा रहता है। तो मान लीजिए ये पानी है और उसकी सतह यहाँ पे दबी हुई है, तो इसका जो भार है वो हमेशा हम जानते हैं किधर लगता है, हमेशा नीचे की ओर। किसी भी वस्तु का भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, और इस डायरेक्शन में इसका टेंशन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी टेंशन फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है। अब चूंकि यह भार नीचे की ओर काम कर रहा है तो जरूर ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है, तभी तो इस सरफेस पे ये बैलेंस किया हुआ है ना। तो ये जो टेंशन फोर्स है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो थीटा एंगल पे हम जानते हैं कितना होता है, इधर अगर टी है तो इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा और ऊपर के डायरेक्शन में टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक वैसे ही इधर भी इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा हो जाएगा थीटा एंगल पे, और इस डायरेक्शन में फिर से टी साइन थीटा, यानी कि इसके वजह से टी साइन थीटा इधर और इसके वजह से भी टी साइन थीटा ऊपर की ओर, यानी टोटल कितना हो गया 2t साइन थीटा, यानी कितना हो गया अपर डायरेक्शन में 2t साइन थीटा। और यही 2t साइन थीटा ही है जो क्या होगा, इस mg के बराबर होगा, तभी तो यह सुई सरफेस पर टिकी हुई है, सरफेस पर स्थिर है। समझ में आई बात? तो इस तरह से सुई जो है सो पानी के ऊपर तैरती है, या कोई भी छोटा कीट या मच्छर पानी के सतह पर तैरता है। अब हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण बल के बारे में जानते हैं। दो बल है, ससंजन बल फोर्स ऑफ कोहिजन एंड आसंजन बल फोर्स ऑफ एडिशन। ये दोनों बल क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं ससंजन बल क्या है। तो ससंजन बल क्या है, एक ही प्रकार के द्रव के बीच या एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। यह ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, लेकिन द्रव में ठोस की अपेक्षा इसका मान जो होता है वो बहुत ही कम होता है,
जिसके कारण क्या होता है, इसका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन निश्चित आकृति नहीं होती है। आप जानते हैं कि द्रव को किसी भी बर्तन में अगर उसको उड़ेला जाता है, डाला जाता है, तो उस बर्तन का जो शक्ल होता है, बर्तन की जो आकृति होती है, वह प्राप्त कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ कोहेजन है वो बहुत कम है, लेकिन ठोसों में यही बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, आसंजन बल। जब अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच, क्या है इसमें, अलग अलग पदार्थ, इसमें क्या था, एक ही प्रकार के पदार्थ, इसमें अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच जब बल लगता है तो ये क्या कहलाता है, आसंजन बल। ससंजन बल में एक ही प्रकार का पदार्थ होगा, जैसे पानी और पानी के बूंदों के बीच क्या होता है, आप देखे होंगे कि एक छोटी सी बूंद है, पानी की छोटी सी बूंद है, अगर उसके निकट एक बूंद और लाया जाता है तो दोनों आपस में मिलकर के एक बड़ी बूंद बन जाती है, तुरंत बहुत तेजी से वो मिलता है और एक बड़ी बूंद बन जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा ससंजन बल के कारण होता है। आसंजन बल क्या होता है, जब हम हाथ धोते हैं तो क्या होता है, हाथ हमारा क्या, ऐसे हाथ में पानी चिपक जाता है, हम इस तरह से बहुत तेजी से झाड़ते भी है हाथ को, तो भी हाथ पर पानी के जो अणु होते हैं वो चिपके रहते हैं। हमारे हाथों और पानी की अणुओं के बीच में कौन सा बल लगता है, आसंजन बल, फोर्स ऑफ एडिशन। तो अब हम अंतराण्विक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या करेंगे। पृष्ठ तनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले लैपलेस ने दिया था। किसने दिया था, लैपलेस, एक वैज्ञानिक थे लैपलेस, उन्होंने सबसे पहले पृष्ठ तनाव का जो है सो कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम लोग का अगला टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो होता क्या है, इसमें हम एक वाटर लेवल लेते हैं, कोई लिक्विड है, और उस पे हम अणु पे विचार करेंगे। एक यहाँ पे एकदम ठीक सरफेस पे है, एक थोड़ा नीचे है, एक इतना नीचे और एक बिल्कुल भीतर है। तो होता क्या है, लैपलेस ने बताया कि जो सरफेस टेंशन है वो 10 टू द पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर की दूरी पर ही दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है। जैसे मान लिया ये एक पानी का अणु है और ये एक अणु है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर -9 मीटर। दोनों चिपके नहीं, दोनों आपस में सटे नहीं, इतना दूर का अगर अंतर है तब तक ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे थोड़ा सा दूर जाने पे क्या होता है, ये आकर्षण बल लगभग नगण्य हो जाता है। तो इन्होंने जो अपना थ्योरी दिया वो इस सिद्धांत पे ही आधारित है। मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस पर ही है और इसको केंद्र मान करके एक हम वृत्त बनाए, ठीक है, गोला बनाए, वृत्त नहीं एक्चुअली गोला, और उसका रेडियस कितना है, 10 टू द पावर -9 मीटर। यहाँ पे जो रहेगा उसका कैसा होगा, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा ज्यादा भीतर, और यहाँ क्या होगा, मान लीजिए इसका रेडियस 10 टू द पावर -9 है, तो ये एकदम सरफेस से सटा हुआ है इसका परिधि, और ये जो है ये बिल्कुल भीतर है। 1 2 3 4 मॉलिक्यूल हमने लिया पानी का। अब होता क्या है, यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पर अगल बगल ऊपर नीचे चारों तरफ क्या है, चारों तरफ पानी ही है, पानी के मॉलिक्यूल है, तो सभी इस पर बराबर बल लगा रहे हैं, सभी इस पे बराबर बल लगा रहे हैं, तो इस पे परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ की बात करते हैं अगर, तो ये सरफेस से ठीक सटा हुआ है, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे की ओर थोड़ा ज्यादा होगा, ऊपर की ओर थोड़ा कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी इस पोर्शन में इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, चारों तरफ होगा, ऊपर में थोड़ा कम होगा। और अगर यहाँ के बारे में बात करते हैं तो ऊपर तो कुछ सरफेस है ही नहीं, कोई वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, ये तो मुक्त सतह है, फ्री सरफेस है, तो ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की ओर ही काम करेगा, वो सिर्फ नीचे की ओर ही काम करेगा। लेकिन क्या होता है, इस पे नीचे की ओर काम कर रहा है सिर्फ, लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर बना हुआ है। यहाँ ध्यान से समझेंगे, ये इस पे जो नेट फोर्स है वो नीचे की ओर काम कर रहा है, उसके बावजूद यह सरफेस पर बना हुआ है। यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल है या लिक्विड मॉलिक्यूल है वो नीचे की ओर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे बने रहने के लिए इसे एक अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है। यहाँ पे बने रहने के लिए इसे क्या करना पड़ रहा है कि एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, और यही जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है यही इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी हो जाएगा। क्या कहलाएगा ये, सरफेस एनर्जी। यहाँ वाला वाटर मॉलिक्यूल को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नेट फोर्स तो 0 हो जा रहा है,
तो नेट फोर्स जब जीरो हो जा रहा है तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हम जानते हैं W इक्वल्स टू क्या होता है, Fs। तो जब फोर्स ही जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो। लेकिन यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है जो एकदम सरफेस पर है उसको काम करना पड़ रहा है। क्या काम करना पड़ रहा है, विरुद्ध में बल लगाना पड़ रहा है इसको। ये नीचे की ओर नेट फोर्स लग रहा है लेकिन उसके बावजूद इसको सरफेस पे रहना पड़ रहा है, रह रहा है। तो इस पे इसका जो ऊर्जा होता है, सरफेस पे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सभी का एक नीचे वाले लेयर से, ठीक इसके नीचे वाले लेयर से थोड़ा अधिक एनर्जी होता है सरफेस वाला पर। समझ में आ गई बात। सरफेस जो फ्री सरफेस है, मुक्त सरफेस है, उस पर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री सरफेस पे, वो नीचे वाले के कंपैरिजन में उसका एनर्जी ज्यादा होता है ऊपर वाले का। क्लियर है। तो यहां से अब निकल के आता है कि सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लिखेंगे पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो इसका डिफिनेशन हमने यहां लिख दिया है, सरफेस एनर्जी या पृष्ठ ऊर्जा। इसका डिफिनेशन क्या है, क्या कहता है कि जो मुक्त पृष्ठ है, मुक्त पृष्ठ है यहाँ पे ऊपर का जो लेयर है, उसका प्रति इकाई क्षेत्रफल का जो ऊर्जा होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊपर वाले पृष्ठ का जो ऊर्जा होगा वही क्या कहलाएगा, उस लिक्विड का पृष्ठीय ऊर्जा या सरफेस एनर्जी कहलाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में किए गए कार्य और पृष्ठ तनाव में संबंध। यहाँ इतना पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की बात हो रही है कि आप लोग टेंशन में मत आ जाइएगा, बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशन बिटवीन द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एंड सरफेस टेंशन, और यही सरफेस एनर्जी के बराबर हो जाएगा उसका। तो यहां हम क्या करेंगे, एक फ्रेम लेंगे इस तरह का, इस तरह से एक फ्रेम लेंगे, PQRS, इस फ्रेम का नाम दे दिया, ठीक है। और यहां एक AB, एक ऐसा तार लेंगे जो कि मूव कर पाए ऊपर नीचे। यहां हम क्या करना चाह रहे हैं कि कार्य, वर्क डन निकालना चाहे। तो वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, W इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क निकालने के लिए फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो एक फोर्स का ही रूप है, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। क्या करेंगे, ये जो AB है वो ऐसा तार है कि जो स्लाइड कर सकता है, ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है। तो मान लीजिए कि इसको हम खींच करके यहाँ तक लाते हैं, A', B', सारी कहानी हम बता रहे हैं डिटेल में। इस फ्रेम को क्या करेंगे, अब हम एक डिटर्जेंट वाले घोल में डुबा देंगे। आप लोग बचपन में जरूर खेले होंगे, साबुन के बुलबुले से बबल्स बना करके उसको उड़ाए होंगे जरूर। तो वही काम करना है। इसको क्या करेंगे, साबुन वाले घोल में इसको अंदर डाल देंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस पे एक फिल्म बन जाएगा, साबुन के घोल का एक फिल्म बन जाएगा। और क्या होगा, चूंकि ये मूवेबल है और हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन क्या करता है, वो अपने एरिया को कम रखना चाहता है। तो यहाँ क्या करेगा, वो सिकुड़ना चाहेगा, वो सिकुड़ करके छोटा होना चाहेगा। और इतना उसमें ताकत होता है कि इस तार को भी वो अंदर की ओर, ऊपर की ओर उठाने लगेगा, ये ऊपर उठने लगेगा। तो अगर हम इसको इसी स्थिति में बनाए रखने देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स लगाना होगा ताकि वो उसको इसी स्थिति में बनाए रखे। नीचे की ओर क्या करना होगा, एक फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाएंगे वो इस सरफेस टेंशन, इस साबुन का जो घोल का जो फिल्म बना है, इसका सरफेस टेंशन और ये फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो फोर्स लगा रहे हैं उस सरफेस टेंशन के बराबर हो जाएगा। और यहाँ एक बात ध्यान देने की योग्य है कि चूंकि हम जो पानी ले रहे थे वो बर्तन में रखा हुआ था इस तरह से, तो नीचे पानी का मॉलिक्यूल्स था और फ्री सरफेस एक ही था। इसमें फ्री सरफेस एक ही है, लेकिन इसमें फ्री सरफेस कितना है, एक इधर से और एक इधर से, दो फ्री सरफेस हो गया। एक कागज ले, अगर ऐसा सोचे कागज है तो इसका मुक्त पृष्ठ कितना है, एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो इसका भी, इस फिल्म का भी एक इधर फ्री सरफेस है और एक इधर फ्री सरफेस है, दो फ्री सरफेस हो गए। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्क डन फाइंड करेंगे। तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, कुछ चीजें हम लोग पहले मान लेते हैं। AB क्या है, AB का लेंथ हम L ले लिए, ठीक है।
AB का लेंथ L है, तो प्रभावी इफेक्टिव, इंग्लिश वाले लिखेंगे इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ दो मुक्त पृष्ठ हैं, दो मुक्त पृष्ठ होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, ये लंबाई 2 बार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, T इक्वल्स टू F बाई L, अभी तक जो हम जान रहे थे, और यही जो L है स्मॉल l वो 2L के बराबर होगा। तो यहां से F बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी फोर्स, पृष्ठ तनाव के कारण बल, ये F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं T इंटू L, और यहाँ L का वैल्यू कितना है 2L, तो यहाँ हो जाएगा T इंटू 2L। अब आगे क्या करेंगे, अब हम इसको फोर्स लगा के नीचे की ओर जो खींच रहे हैं वो डेल्टा x डिस्टेंस से मान लिया कि वो नीचे आया, फोर्स लगा के हम क्या किए, इस पे नीचे खींचे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा x का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन इन एक्सपैंडिंग इट बाय डेल्टा x डिस्टेंस, इतना लिख लेंगे पहले। तो अब वर्क डन निकालेंगे, W इक्वल्स टू डेल्टा x डिस्टेंस से हम लोगों ने खींचा, तो F इंटू डेल्टा x होता है फोर्स, तो F का वैल्यू कितना है, हमने निकाला है 2L इंटू डेल्टा x, तो L इंटू डेल्टा x, L तो ये हो गया और डेल्टा x ये हो गया, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा इसका, इस पोर्शन का। और चूंकि इसमें 2 लेयर है, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि इसमें 2 लेयर, 2 मुक्त पृष्ठ है, एक इधर से और एक इधर से, तो एरिया कितना हो जाएगा अब 2L इंटू डेल्टा x, इसलिए W इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम T इंटू डेल्टा A, वेयर डेल्टा A इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, यानी 2L इंटू डेल्टा x, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग थ्रू डेल्टा x, और यही क्या हो जाएगा, एनर्जी के बराबर हो जाएगा उसका, T इक्वल्स टू E इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा A, where डेल्टा इज द एरिया, डेल्टा इज द एरिया, चेंज इन एरिया। तो बचपन में आपने तो साबुन का बुलबुला बनाया होगा, लेकिन आपको पता है कि इसे भी करने के लिए कार्य करना पड़ता है, तो इसीलिए चलिए अब हम फाइंड करते हैं साबुन का बुलबुला बनाने में किया गया कार्य। तो अभी हम लोगों ने देखा W इक्वल्स टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा A, वेयर डेल्टा इज द एरिया। तो साबुन का बुलबुला जो बनता है वो उसका 2 पृष्ठ होता है, अभी हम लोगों ने बात किया, एक ऊपर और एक अंदर, अंदर खोखला होता है, तो उसका 2 पृष्ठ कितना हो गया, एक ऊपर से मुक्त पृष्ठ, मुक्त पृष्ठ, 2 पृष्ठ नहीं, 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं, ऊपर वाला एक और अंदर वाला, तो 2 मुक्त पृष्ठ हो जाएंगे, फ्री सरफेस, तो क्या हो जाएगा इसका T इंटू 2, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 8 पाई r स्क्वायर इंटू T, तो ये हो जाएगा वर्क डन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सोप बबल। अब इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, इसमें रेडियस कितना है, कितना रेडियस का हमको बनाना है सोप बबल 1/3 रूट अंडर पाई, और इसका जो टेंशन फोर्स है T साबुन के घोल का वो है 0.072, ये मीटर में है और ये न्यूटन पर मीटर में है टेंशन फोर्स। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें रखेंगे, W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 पाई इंटू T का वैल्यू 0.072, सभी एसआई यूनिट में है, कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई हमारा आ जाएगा कितना, अगर तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.064 जूल। तो इतना वर्क करना पड़ेगा इतना बड़ा बबल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वर्क डन है वो टेंशन फोर्स इनटू सरफेस एरिया के बराबर हो रहा है। अगर इसे हम यहाँ से इस तरह से T इक्वल्स टू W बाय डेल्टा A अगर करते हैं तो यहाँ से देखिए एक और नया मात्रक यानी यूनिट हमें पता चलता है सरफेस टेंशन का, क्या होगा, वर्क का क्या होता है जूल, और ये एरिया है,
तो एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी जूल पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर भी क्या है सरफेस टेंशन का एक यूनिट है, और एक यूनिट तो हम जानते ही हैं क्या होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये 2 यूनिट होते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। सरफेस टेंशन के 2 यूनिट है, एक तो न्यूटन पर मीटर क्योंकि F/L होता है इससे, और दूसरा हमारा ये जो फॉर्मूला है वर्क डन इन एक्सपैंडिंग अ फिल्म ऑफ सोप बबल और एनी लिक्विड इनटू T। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम W/ΔA, W का जूल और डेल्टा ए का मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। तो जूल पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। स्पर्श कोण। एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आप जानते हैं कि कुछ द्रव जो होते हैं वो किसी ठोस पृष्ठ को भिगाता है या गीला करता है, और कुछ द्रव जो होते हैं वो ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है। तो इस आधार पे द्रव 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव जो किसी ठोस पृष्ठ को गीला करता है और एक द्रव जो किसी ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलिए, क्या होता है कि पानी जो होता है वो कांच को क्या कर देता है भिगा देता है, यानी गीला कर देता है, और पारा जो होता है मर्क्यूरी वो कांच को गीला नहीं करता है। तो आप देखे होंगे इस तरह से, ये क्या है कांच है और ये पानी है। तो जहाँ पे कांच और पानी दोनों एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, वहाँ का कुछ हिस्सा, पानी का कुछ हिस्सा इस तरह से उठा हुआ रहता है। ध्यान दिया है कभी आपने? तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सो कुछ उसका पोर्शन उठा हुआ रहता है। तो स्पर्श कोण किसे कहते हैं? यह जो एंगल बन रहा है इस तरह से, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है और द्रव के अंदर जो कोण बनता है यह कोण ही क्या कहलाता है, यह थीटा कोण ही क्या कहलाता है स्पर्श कोण। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण। तो यह तो हुआ जल के लिए, ये क्या है जल, पानी है यहाँ पे। तो यह कांच को भिगाता है, ये क्या लिया है मैंने कांच का बर्तन है। तो कांच के बर्तन में जल क्या कर देता है भिगा देता है, इसलिए इसका स्पर्श कोण क्या होगा छोटा होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए शीशा का गिलास है और इसमें पारा रखा रहता है। तो पारा का जो सतह होता है ना वो कुछ इस तरह से उठा हुआ रहता है और द्रव का इस तरह से दबा हुआ रहता है, और जहाँ पे स्पर्श होता है वहाँ पे उठा रहता है, और यहाँ पे स्पर्श बिंदु पे दबा हुआ रहता है और बीच में उठा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पारा जो है सो कांच को नहीं भिगाता है, नहीं गीला करता है। तो यहाँ पे जो स्पर्श कोण होगा वो ये होगा, जहाँ पे दोनों मिल रहा है, स्पर्श बिंदु पर ही स्पर्श रेखा खींचना है। और द्रव के अंदर जो कोण बन रहा है ये बाहर वाला कोण नहीं, कौन सा? द्रव के भीतर और ठोस के बीच में जो कोण बन रहा है वही क्या कहलाता है स्पर्श कोण कहलाता है। तो यहाँ मैंने क्या लिया है पारा लिया है, और ये क्या है कांच है, और ये क्या कहलाएगा स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अब ऐसा क्यों होता है? जब पानी को रखा जाता है तो ये नीचे दबा रहता है, पारा को रखा रहता है तो ऊपर उठा रहता है। ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। आप देखे होंगे कि जल जो है सो कांच को गीला कर देता है, लेकिन मर्क्यूरी कांच को गीला नहीं करता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि पानी जो है सो कांच को गीला कर देता है, भिगा देता है, लेकिन पारा जो है सो कांच को नहीं भिगोता है। इसका पीछे कारण क्या है? तो हम जानते हैं चूंकि यह पानी के अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, पानी के बीच अणुओं का कौन सा बल लगता है, यह सहसंजन बल कार्य करता है। और इस गिलास और पानी के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? यहाँ 2 अलग अलग पदार्थ हो गए, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कौन सा कार्य करेगा? आसंजन बल कार्य करेगा। तो होता क्या है कि गिलास और पानी यानी कांच और पानी के बीच के जो आसंजन बल है वह इन दोनों के सहसंजन बल से ज्यादा है, इसलिए ये कांच को भिगा देता है। अब यहाँ के बारे में बात करें, अगर हम ये पारा लिए हैं
तो पारा और पारा के अणुओं के बीच जो संसंजन बल लग रहा है वह कांच और पारा के बीच जो आसंजन बल लग रहा है उसके ज्यादा होता है। ये वाला संसंजन बल इसमें ज्यादा है और इसमें आसंजन बल ज्यादा है। आसंजन बल ज्यादा है इसलिए ये क्या होता है, कांच को पानी भिगो देता है। पारा और पारा के बीच संसंजन बल अधिक होता है जिसके कारण क्या होता है, यह इसे भिगोता नहीं है। ये आपस में ही चिपके रहना चाहते हैं और इसको नहीं भिगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ संसंजन बल और यहाँ आसंजन बल ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें भीगता है और इसमें नहीं भीगता है।